नमस्कार। आज हम एक बेहद आकर्षक जापानी अवधारणा की गहराई में उतर रहे हैं, इकिगाई। इकिगाई। हाँ, कहते हैं कि ये लंबी, खुशहाल और मकसद से भरी जिंदगी जीने का नुस्खा है। एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर शायद जीवन को देखने का नजरिया ही बदल जाए। बिल्कुल, और ये सिर्फ कोई किताबी फलसफा नहीं है ना। हमारी आज की जो बातचीत है उसका आधार है हेक्टर गार्सिया और फ्रांसेस्क मिरालिस की काफी मशहूर किताब है इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। अच्छा, हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में, काफी चर्चा में रही है। जी हाँ, उसी का एक YouTube सारांश है जिस पर हम आज फोकस कर रहे हैं। ये किताब दुनिया भर में बहुत पढ़ी गई है, बहुत लोकप्रिय है। तो आज हम इसी सारांश के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये इकिगाई है क्या भला। क्यों जापान के ओकिनावा द्वीप के लोग मतलब दुनिया में सबसे लंबी और संतुष्ट जिंदगियां जीते हैं, और सबसे अहम, अपना इकिगाई यानी अपने जीने की वजह को पहचानना इसमें क्या भूमिका निभा सकता है। और जो बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है वो ये धारणा है कि हर इंसान के भीतर कम से कम एक इकिगाई छुपा होता है। हर इंसान के अंदर। हाँ, और उसे खोज निकालना जीवन को सही मायने में बदल सकता है। पर सवाल वही है, ओकिनावा के लोगों की इस असाधारण लंबी उम्र और संतुष्टि के पीछे का असल राज क्या है? क्या वो सिर्फ खान पान है या कुछ और भी गहरा है? चलिए इसी गहरे राज को परत दर परत खोलने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये शब्द ही लेते हैं, इकिगाई। हाँ, इसका मतलब क्या है? अगर शाब्दिक तौर पर देखें तो ये इकी यानी जीवन और गाय यानी मूल्य या वजह से मिलकर बना है, तो जीने की वजह। हाँ, जीने की वजह या जिंदगी का मकसद। जापानी संस्कृति में इसे बहुत अहमियत दी जाती है और ये कहीं ना कहीं हमेशा किसी न किसी सार्थक काम में व्यस्त रहने से मिलने वाले आनंद से जुड़ा है। व्यस्त रहने का आनंद, ये भी दिलचस्प है। हाँ, और ये सिर्फ एक सांस्कृतिक विचार भर नहीं रह गया है। जीवन में एक स्पष्ट उद्देश्य यानी इकिगाई का होना वाकई सेहत के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। सेहत के लिए कैसे? सारांश में जिस शोध का जिक्र है वो काफी चौंकाने वाला है। ये बताता है कि जब जीवन में एक लक्ष्य होता है तो ये शरीर में सूजन मतलब इन्फ्लेमेशन पैदा करने वाले जीन की गतिविधि को कम कर सकता है। अरे वाह, सोचिए, सिर्फ एक मानसिक स्पष्टता का शारीरिक प्रभाव। निश्चित रूप से शोध ये भी इशारा करता है कि ये कोशिकाओं के मरने की प्रक्रिया, सेल डेथ जिसे कहते हैं, उसको भी धीमा कर सकता है। तो इसके फायदे तो काफी स्पष्ट लग रहे हैं। हाँ, आपको जीने का एक मकसद मिलता है जो आपको रोज बिस्तर से उठने की प्रेरणा देता है। आप स्वाभाविक रूप से ज्यादा सक्रिय रहते हैं और ये आपको सतही खुशी के बजाय सच्ची गहरी खुशी की ओर ले जाता है। किताब के सारांश के अनुसार अगर जीने का कोई मकसद ही महसूस ना हो तो बाकी आदतें कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उम्र पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। ये तो बहुत गहरा विचार है कि उद्देश्यहीनता जीवन को छोटा कर सकती है। जी। तो फिर अगला तार्किक सवाल यही उठता है कि हम अपना इकिगाई खोजें कैसे? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। सारांश इसके लिए 4 बेहद महत्वपूर्ण सवालों का एक ढांचा प्रस्तुत करता है। पहला सवाल है, आप किस चीज से तहे दिल से प्यार करते हैं? आपका जुनून क्या है? कौन सा काम है जिसे करते हुए आप समय भूल जाते हैं, जो आपको थकाता नहीं बल्कि ऊर्जा से भर देता है? जैसे किसी के लिए पेंटिंग, किसी के लिए पढ़ाना। बिल्कुल, ये कुछ भी हो सकता है। शायद किसी को पढ़ाना पसंद हो, किसी को बगीचे में काम करना, किसी को कोड लिखना या कोई कलात्मक काम करना। दूसरा सवाल है, आप किस काम में स्वाभाविक रूप से अच्छे हैं? अच्छा, मतलब प्रतिभा। हाँ, आपकी प्रतिभा या कौशल क्या है? आप किस चीज में माहिर हैं या किस चीज को सीखने और बेहतर करने में आपकी गहरी रुचि है? यहाँ परफेक्शन की बात नहीं हो रही, बस ये कि आप उसमें सहज हैं या बनने की लगन रखते हैं। ठीक है। तीसरा सवाल थोड़ा दुनियादारी से जुड़ा है ना? हाँ। क्या उस काम के लिए आपको पैसे मिल सकते हैं? यानी क्या समाज या बाजार को आपके उस पसंदीदा या कुशल काम की जरूरत इस हद तक है कि वो उसके लिए भुगतान करने को तैयार हो? सही, ये जुनून को पेशे में बदलने वाली कड़ी है। और चौथा उतना ही महत्वपूर्ण सवाल है, दुनिया को किस चीज की जरूरत है? दुनिया को क्या चाहिए? हाँ, आपके जुनून और कौशल के दायरे में ऐसा क्या है जिसकी समाज को वाकई आवश्यकता है? आप दुनिया की कौन सी समस्या सुलझाने में अपना योगदान दे सकते हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी? तो ये 4 आयाम हुए, जिससे आप प्यार करते हैं, जिसमें आप अच्छे हैं, जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं और जिसकी दुनिया को जरूरत है।
सुनने में तो ये सरल लगता है, पर शायद इनका संगम खोजना ही असली चुनौती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इकिगाई इन्हीं चारों के संगम बिंदु पर मिलता है। सारांश इसे बहुत स्पष्ट रूप से समझाता है। देखिए, जो काम आपको पसंद है और आप उसमें अच्छे भी हैं, वो आपका जुनून है, पैशन। ठीक है, जुनून। जिस काम में आप अच्छे हैं और उसके लिए आपको पैसे भी मिल सकते हैं, वो आपका पेशा कहलाता है, प्रोफेशन। अच्छा, पेशा। और अगर किसी काम के लिए पैसे मिल सकते हैं और दुनिया को उसकी जरूरत भी है, जैसे शायद एक डॉक्टर या एक शिक्षक, उसे वोकेशन कह सकते हैं, एक तरह का सार्थक व्यवसाय। हाँ, और अगर दुनिया को किसी चीज की जरूरत है और आपको वही काम करना बेहद पसंद भी है, भले ही आप उसमें अभी उतने माहिर ना हो या पैसे ना मिलते हो, तो वो आपका मिशन बन जाता है। मिशन। हाँ, मिशन। इकिगाई वो दुर्लभ और शक्तिशाली स्थिति है जहां ये चारों वृत्त, जुनून, पेशा, वोकेशन और मिशन, एक दूसरे को काटते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो जहां ये चारों मिलते हैं। हाँ, जब ये चारों पहलू मिलते हैं, तब आपको काम सिर्फ काम नहीं लगता, बल्कि जीने की वजह बन जाता है, एक संतुष्टि मिलती है। ये वाकई एक शक्तिशाली ढांचा लगता है, खासकर जब हम सोचते हैं कि कितने लोग अपने काम में अधूरापन महसूस करते हैं। बिल्कुल। शायद इसलिए कि इन चारों में से कोई एक या अधिक पहलू गायब होता है। कोई जुनून से काम करता है पर पैसे नहीं मिलते, कोई पैसे कमाता है पर काम पसंद नहीं, है ना? बिल्कुल। सारांश इसी संतुलन को पाने पर जोर देता है। ये संतुलन ही एक पूर्ण और संतुष्ट जीवन की कुंजी है। अगर एक भी पहलू गायब है, जैसे आप जो करते हैं उससे प्यार नहीं करते, या आपको लगता है कि दुनिया को इसकी जरूरत नहीं, तो एक खालीपन की भावना, एक अधूरापन बना रह सकता है। तो इस संतुलन को खोजने की दिशा में बढ़ने के लिए क्या कोई तरीका है? सारांश में कुछ बताया गया है? हाँ, सारांश एक व्यवहारिक अभ्यास का भी सुझाव देता है। ये एक तरह का आत्म विश्लेषण का तरीका है। जैसे आप एक कागज को 4 हिस्सों में बांट लें। 4 हिस्से, ठीक है। हाँ, पहले हिस्से में लिखें वो काम जो मुझे पसंद है और जिनमें मैं अच्छा हूँ। यहाँ वो सब गतिविधियां आएंगी जो आपके जुनून और कौशल के दायरे में हैं। ठीक है। दूसरे हिस्से में? दूसरे में वो काम जो मुझे पसंद है लेकिन जिनमें मैं अभी उतना अच्छी नहीं हूँ। ये वो क्षेत्र हैं जहाँ आप विकसित होना चाहते हैं, जहाँ आपका दिल लगता है पर कौशल अभी निखारना बाकी है। अच्छा। तीसरा हिस्सा है वो काम जो मुझे पसंद नहीं है लेकिन जिनमें मैं अच्छा हूँ। हाँ, शायद मजबूरी में करते हैं। अक्सर नौकरियों में ऐसे काम होते हैं जिन्हें हम कुशलता से करते हैं पर मन से नहीं। और चौथा हिस्सा, वो काम जो मुझे पसंद भी नहीं है और जिनमें मैं अच्छी भी नहीं हूँ। ये भी अक्सर मजबूरी होती है, जैसे घर के कुछ काम या प्रशासनिक जिम्मेदारियां। बिल्कुल। इस अभ्यास का मकसद सिर्फ लिस्ट बनाना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि आपका अधिकांश समय और ऊर्जा किन हिस्सों में जा रही है। कहाँ जा रहा है समय? हाँ, क्या आप ज्यादातर तीसरे और चौथे हिस्से में फंसे हुए हैं? अगर हाँ, तो चुनौती ये है कि कैसे धीरे धीरे अपना ध्यान और समय पहले और दूसरे हिस्से की गतिविधियों की ओर स्थानांतरित किया जाए। इसका मतलब ये नहीं कि आज ही नौकरी छोड़ दी जाए, जो शायद अव्यावहारिक हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये एक सचेत प्रयास है कि अपनी दिनचर्या में उन चीजों के लिए ज्यादा जगह बनाई जाए जो आपको इकिगाई के करीब ले जाती हैं। बिल्कुल, ये एक दिशा सूचक की तरह है। ये आपको याद दिलाता है कि आपको अपनी ऊर्जा कहाँ निवेश करनी चाहिए ताकि जीवन ज्यादा सार्थक लगे। और ये बदलाव रातों रात नहीं होता, ये एक सतत प्रक्रिया है, समय लगता है इसमें। अच्छा, तो हमने सैद्धांतिक रूप से ये समझा कि इकिगाई कैसे खोजा जा सकता है और उसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। पर क्या असल जिंदगी में ऐसे लोग हैं जो इन सिद्धांतों पर जीते हैं? सारांश हमें ओकिनावा के लोगों की ओर ले जाता है ना, जो अक्सर इस जीवन शैली के आदर्श उदाहरण माने जाते हैं अपनी लंबी और खुशहाल जिंदगी के लिए। हाँ बिल्कुल, ओकिनावा। उनके जीवन शैली के क्या राज बताए गए हैं सारांश में? सारांश 4 मुख्य रहस्यों पर प्रकाश डालता है। पहला है तनाव का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना। तनाव प्रबंधन, ये तो आजकल बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आधुनिक जीवन में तनाव हर जगह है, लेकिन ओकिनावा के लोग इसे हावी नहीं होने देते। तनाव को लंबी उम्र का सबसे बड़ा दुश्मन माना गया है। अच्छा, और दूसरा रहस्य? दूसरा रहस्य उनके खान पान में छुपा है। वो हारा हाची बू के सिद्धांत को मानते हैं। हारा हाची बू, ये क्या है? इसका सीधा सा मतलब है पेट को कभी भी पूरा मत भरो, बस 80% तक ही खाओ। ओ, मतलब थोड़ा कम खाना। हाँ, ये अति सेवन से बचाता है और उनका आहार भी बहुत संतुलित होता है।
सारांश के अनुसार वे रोज औसतन केवल 1800-1900 कैलोरी लेते हैं। काफी कम है ये तो। हाँ, उनके भोजन का बड़ा हिस्सा रंग बिरंगी सब्जियों से आता है। शिमला मिर्च, गाजर, पालक, गोभी, आलू, फलियां, सोयाबीन वगैरह। रोज कम से कम 5 सर्विंग। 5 सर्विंग सब्जियां? हाँ, लगभग 30% कैलोरी सब्जियों से। इसके अलावा अनाज, गेहूं, सफेद चावल रोज खाते हैं। मछली हफ्ते में करीब 3 बार और नमक का सेवन काफी कम रखते हैं, औसतन 7 से 12 ग्राम प्रतिदिन। और चीनी? चीनी का इस्तेमाल बहुत सीमित होता है, ना के बराबर। और हाँ, ग्रीन टी और व्हाइट टी पीना भी उनकी आदत में शुमार है। ठीक है, खान पान समझ आ गया। तीसरा रहस्य क्या है? तीसरा रहस्य है ध्यान केंद्रित करना, यानी एक समय में एक ही काम पर पूरा ध्यान देना, सिंगल टास्किंग। सिंगल टास्किंग? आजकल तो मल्टीटास्किंग का जमाना है। हाँ, पर किताब का सारांश इसे एक मिथक बताता है। शोध भी यही कहते हैं। सच में? जी, मल्टीटास्किंग असल में हमारी एकाग्रता भंग करती है, गलतियों की संभावना बढ़ाती है और काम पूरा करने में ज्यादा समय लगता है। ओह, बिल्कुल। एक काम पर पूरी तरह डूब जाने से फ्लो की स्थिति हासिल की जा सकती है। ये वो मानसिक अवस्था है जहां आप चुनौती और कौशल के बीच संतुलन पाते हैं, समय का एहसास खो देते हैं और काम सहजता से होता जाता है। फ्लो स्टेट, हाँ सुना इसके बारे में। इसके लिए ऐसे काम चुनना मददगार होता है जिनमें थोड़ी चुनौती हो, आपको कुछ सोचना पड़े, लेकिन वो इतने मुश्किल भी ना हो कि आप हताश हो जाएं। ठीक है। और चौथा रहस्य, ये शायद सबसे अनोखा है। हाँ, चौथा रहस्य है सक्रिय रहना और कभी रिटायर ना होना। रिटायर ना होना मतलब काम करते रहना? जापानी संस्कृति में, खासकर ओकिनावा में, जीवन भर सक्रिय रहने का विचार बहुत गहरा है। उनका मानना है कि शारीरिक और मानसिक रूप से निष्क्रिय हो जाना ही बुढ़ापे को दावत देना है। औपचारिक रिटायरमेंट जैसी कोई चीज पारंपरिक रूप से नहीं है। ये बहुत अलग सोच है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। सारांश इस बात पर जोर देता है कि लंबे समय तक बैठे रहना भले ही आरामदायक लगे, कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है, मोटापे और उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ाता है और यहाँ तक कि कुछ प्रकार के कैंसर से भी जुड़ा है। बाप रे। ओकिनावा के लोग भारी भरकम कसरत नहीं करते, बल्कि दिन भर हल्की फुल्की गतिविधियों में लगे रहते हैं। जैसे? मतलब किस तरह की गतिविधियाँ? सारांश में कुछ उदाहरण दिए गए हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे रोज कम से कम 20 मिनट पैदल चलना। बस 20 मिनट? हाँ, रोज। लिफ्ट की जगह जहां तक संभव हो सीढ़ियों का इस्तेमाल करना, सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेना, ताकि आप अकेले बैठकर टीवी देखने के बजाय लोगों से मिलें जुलें। अच्छा। जंक फूड से परहेज, 7 से 9 घंटे की नींद और यहाँ तक कि बच्चों या पालतू जानवरों के साथ खेलना भी सक्रिय रहने का हिस्सा है। ये छोटी छोटी निरंतर आदतें हैं। तो अगर ध्यान से देखें तो ये चारों रहस्य, तनाव प्रबंधन, सही आहार, वो हरा हाचीबू, फोकस, सिंगल टास्किंग फ्लो और निरंतर सक्रियता, ये सब मिलकर एक ऐसी नींव तैयार करते हैं जिस पर व्यक्ति अपना इकिगाई जी सकता है ना? बिल्कुल, आपने एकदम सही निष्कर्ष निकाला। ये आदतें शरीर और मन को उस लायक बनाती हैं कि वो अपने उद्देश्य को पूरा कर सके। ये सब आपस में जुड़े हुए लगते हैं। हाँ, एक स्वस्थ और शांत मन, ऊर्जावान शरीर के बिना अपने जुनून या मिशन को जीना मुश्किल है। ये आदतें उस जीवन शैली का समर्थन करती हैं जो इकिगाई को संभव बनाती हैं। किताब का सारांश इकिगाई जीने के 10 नियमों को भी संक्षेप में प्रस्तुत करता है। एक तरह से ओकिनावा जीवन शैली का सार कह सकते हैं इन्हें। हाँ, 10 नियम। इनमें शामिल है हमेशा अच्छे दोस्तों से घिरे रहना, जीवन को धीमी गति से जीना, पेट कभी पूरा न भरना, वही 80% नियम, शरीर को फिट रखना, मुस्कुराते रहना। मुस्कुराना भी एक नियम है। हाँ, प्रकृति से जुड़ना, हर दिन आभार व्यक्त करना, वर्तमान क्षण में जीना, अपने इकिगाई को जानना और उसका पालन करना और कभी भी सक्रिय रहना बंद ना करना। मतलब औपचारिक रिटायरमेंट के बाद भी कुछ न कुछ करते रहना। और ओकिनावा के शतायु लोगों, मतलब 100 साल से ज्यादा जीने वालों से बातचीत पर आधारित उनकी सलाह भी इन्हीं नियमों को पुष्ट करती है। उनकी क्या सलाह है? उनकी बातें बहुत सीधी और गहरी हैं। चिंता मत करो, दिल को हमेशा जवान रखो और कड़वाहट मत पालो, चेहरे पर मुस्कान रखो, लोगों से मिलो जुलो। लोगों से मिलना जुलना बार बार आ रहा है। समुदाय का महत्व। फिर अच्छी आदतें डालो, जैसे सुबह जल्दी उठना और बगीचे में काम करना। दोस्ती को रोज सींचो, जैसे पानी पौधों को दिया जाता है। चीजों को आराम से धीरे धीरे करो और सबसे जरूरी, आशावादी बनो। आशावादी? हाँ, हर सुबह उठकर सोचो आज का दिन भी शानदार और ऊर्जा से भरपूर होगा। ये एक तरह का सकारात्मक संकल्प है। इन नियमों और सलाहों में कुछ विषय बार बार उभर कर आ रहे हैं। समुदाय का महत्व, शारीरिक और मानसिक सक्रियता, वर्तमान में जीने का अभ्यास यानी माइंडफुलनेस,
कृतज्ञता और सबसे ऊपर जीवन में एक उद्देश्य का होना। हाँ, ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होने वाला ज्ञान है। ये बातें हमें याद दिलाती हैं कि जीवन सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धियों के बारे में नहीं है, बल्कि जुड़ाव, योगदान और निरंतर सीखते रहने के बारे में भी है। सारांश में विक्टर फ्रैंकल की लोगोथेरेपी का भी हल्का सा जिक्र आता है। लोगोथेरेपी? हाँ, जिसका केंद्रीय विचार यही है कि मनुष्य की मुख्य प्रेरणा जीवन में अर्थ या उद्देश्य खोजना है। जब ये मिल जाता है तो खालीपन और निराशा की भावना कम होती है और व्यक्ति जीवन की मुश्किलों का सामना बेहतर ढंग से कर पाता है। उद्देश्य एक कवच की तरह काम करता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा से जीवन के कुछ मुख्य सबक निकालना चाहें संक्षेप में, तो वो क्या होंगे? सारांश कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित करता है। पहला, जीवन के सुखों का आनंद लें, लेकिन उनके आदी न बने, मतलब संतुलन रखें। ठीक है। दूसरा, वर्तमान क्षण की कदर करें, क्योंकि अतीत जा चुका है और भविष्य अनिश्चित है। आज ही वो समय है जब हम कुछ कर सकते हैं, वर्तमान में जीना। तीसरा, अस्थिरता और क्षणभंगुरता को स्वीकार करना सीखें। चीजें बदलती हैं, लोग आते जाते हैं। हाँ, जिन चीजों और लोगों से हम प्यार करते हैं वो हमेशा नहीं रहेंगे। इस सच्चाई को समझकर आज में जीना और खुश रहना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और चौथा, सिर्फ सोचने या योजना बनाने के बजाय कर्म के माध्यम से अर्थ खोजें। बिल्कुल, एक्शन लेना जरूरी है। आप जो करते हैं वही आपके जीवन को परिभाषित करता है। और व्यवहारिक स्तर पर स्वस्थ आदतें। हाँ, वही सब। 80% खाने का नियम याद रखें, तनाव पैदा करने वाली स्थितियों से बचें या उनका सामना करने के तरीके सीखें। खुद को ऐसी चुनौतियां दें जो आपको व्यस्त रखें पर थकाएं नहीं। पर्याप्त आराम करें और संतुलित आहार लें जिसमें विविधता हो, खूब सारी सब्जियां हो और चीनी न के बराबर हो। और अंततः शारीरिक रूप से सक्रिय रहें, सामाजिक रूप से जुड़े रहें और सबसे जरूरी अपना इकिगाई खोजें और उसे जिएं। हाँ, वही धुरी है जिसके इर्द गिर्द एक लंबा, स्वस्थ और संतुष्ट जीवन घूम सकता है। तो संक्षिप्त में, इकिगाई उस खास मुकाम को खोजने जैसा है जहां आपका जुनून, आपका कौशल, आपकी आजीविका और दुनिया की जरूरतें ये सब आकर मिलते हैं। हाँ, वो स्वीट स्पॉट। लेकिन जैसा आपने पहले कहा, ये याद रखना जरूरी है कि ये कोई अंतिम मंजिल नहीं है जिसे एक बार पा लिया और काम खत्म। बिल्कुल नहीं, ये एक सतत खोज है, एक यात्रा है, जीवन भर चलने वाली। जिक्र था ये शायद राजियो ताइसो या रेडियो कैलिस्थेनिक्स नामक जापानी सामूहिक व्यायाम रूटीन से प्रेरित है, जिसे लाखों लोग रोज करते हैं। हाँ, संभव है। तो यहाँ सोचने वाली बात ये है, जिसका सीधा जवाब शायद सारांश में ना हो, कि इस तरह के बेहद न्यूनतम लेकिन रोजाना किए जाने वाले शारीरिक अनुष्ठान, जिन्हें लगभग बिना सोचे समझे आदत की तरह किया जाता है। आदत की तरह। हाँ, वो लंबी अवधि की सेहत और दिनचर्या में एक स्थिरता और संरचना की भावना लाने में कितना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। और ये स्थिरता और संरचना की भावना बदले में इकिगाई जैसी बड़ी और गहरी खोज का समर्थन कैसे करती होगी? ये वाकई एक गहरा सवाल है। कैसे छोटी नियमित क्रियाएं हमारे बड़े जीवन लक्ष्यों को साधने में अनजाने में ही मददगार साबित होती हैं, है ना? शायद ये हमें अनुशासन सिखाती हैं या दिन की शुरुआत एक सकारात्मक कार्य से करने का मौका देती हैं, जो फिर बाकी दिन के लिए एक तरह से टोन सेट करता है। ये निश्चित रूप से सोचने लायक बात है कि कैसे छोटी आदतें बड़े मकसद को साधने में मदद करती हैं। उम्मीद है आज की इस बातचीत ने इकिगाई की अवधारणा को समझने और शायद अपने भीतर छुपे जीने के कारण की संभावनाओं को टटोलने के लिए एक नई दृष्टि दी होगी। वो छोटी सी चिंगारी जो एक उद्देश्यपूर्ण जीवन की राह रोशन कर सकती है।